दोस्तों, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी लड़की को किडनैप कर लिया जाए और उसके बाद उसे इस डब्बे में रखा जाए, वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, जबकि पूरे दिन में उसे 22 से 23 घंटे इस डब्बे में ही बिताने पड़े, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, जबकि 7 सालों के लिए। आखिरकार ऐसा किसी लड़की के साथ हो जाता है तो उसकी दशा कैसी होगी, क्योंकि ये हादसा एक लड़की के साथ बीत चुका है और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी लड़की के बारे में। लेकिन क्या हुआ था उस लड़की के साथ, आखिरकार किस तरह से वो उस आदमी के चंगुल में आ फंसी जिसने उसका ऐसी हालत कर दी कि वो 7 सालों तक इस डब्बे में बंद रही, वो भी दिन के 22 से 23 घंटों तक। पूरी डिटेल से जानेंगे इस केस को, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइम था 5 नवंबर 1953 का, जब कैलिफोर्निया यूएसए में हैरोल्ड और मरीना के घर कैमरून हुकर नाम के इस लड़के का जन्म हुआ। कैमरून का हैरोल्ड और मरीना ने काफी अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन जब भी उसके दोस्त वगैरह बनते तो उसके पिता की जो भी कुछ इस तरह की थी कि उनकी बदली हो जाती और हर बार उसके दोस्त चेंज हो जाते, और जैसे ही वो किसी से दोस्ती करने लगता तब तक उसके पिता आकर घर पर ये बात बताते कि उनकी बदली हो चुकी है और अब फिर से कैमरून को अपने पुराने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे और वो नई जगह पर जहां पर भी पहुंचेगा वहां पर जाकर उसे अपने नए दोस्त बनाने होंगे। और कैमरून ये सारी चीजें कर भी लेता था। और अब फिर से कैमरून के पिता की जॉब के चलते जगह बदल गई और वो लोग अब रेड वुल्फ कैलिफोर्निया में आ पहुंचते हैं। अब वो 16 साल का था और फिर से उसने अपनी पढ़ाई करनी शुरू की। 1972 आते आते उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया और अब वो 19 साल का हो चुका था। लेकिन अब तक उसमें काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। वो अलग थलग रहने लगा, अपने ज्यादा दोस्त वो नहीं बनाया करता था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात हुई 15 साल की जेनिस से। जेनिस की उसके पिता के साथ इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि जेनिस को अक्सर मिर्गी के दौरे आया करते थे और उसके पिता ये बात कहा करते थे कि उसके ऊपर हो सकता है किसी राक्षस का साया हो और हम लोग इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। जब भी उसके ऊपर मिर्गी आती तो उसके पिता ये बोलते कि अब राक्षस इसके ऊपर हावी हो चुका है और अब इसे हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, कुछ एक देर बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और ऐसे में जेनिस की माँ उसकी मदद करने के लिए आगे आती, लेकिन वो भी उसकी इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पाती, क्योंकि जेनिस के अलावा उसके 3 भाई बहन और भी मौजूद थे और उसकी माँ के ऊपर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन उसके माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखा करते थे कि उनकी लड़की ज्यादा किसी के साथ बातें ना करे और खासकर लड़कों से तो दूर ही रहे। कैमरून की जब जेनिस के साथ मुलाकात हुई तो उस टाइम जेनिस 15 साल की थी और जेनिस ने यही बात सोची थी कि यार मेरे माता पिता किसी लड़के से बातचीत मुझे करने नहीं देते और अब हम दोनों की अगर फ्रेंडशिप हो ही चुकी है तो मेरे माता पिता को जैसे ही पता चलेगा कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, हम लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो हम दोनों को अलग कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आया भी जब जेनिस के माता पिता को पता चल जाता है कि ये लड़की कैमरून नाम के एक लड़के के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ चुकी है। तो वो लोग कैमरून से मिलते हैं और पहली मुलाकात के बाद ही उन लोगों ने ये बात कही कि हमें इस लड़के में कोई कमी नहीं नजर आ रही, तो तुम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हो। ये बात सुनकर जेनिस को काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थी। इस टाइम जेनिस को मिर्गी के दौरे तो आया ही करते थे, जबकि इसके साथ साथ उसमें आत्मविश्वास की भी काफी ज्यादा कमी थी। और इसका कारण शायद ये था कि उसके घर वाले उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखा करते थे और किसी भी बात में उसकी मदद नहीं करते थे। और कैमरून ने भी जेनिस से मिलने से पहले ही शायद काफी सारी प्लानिंग बना रखी थी, जिसके कारण उसने एक ऐसी लड़की को डेट करना शुरू किया जो कि अपने सारे के सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकती और उसमें आत्मविश्वास की भी काफी ज्यादा कमी थी। और टोटली तौर पर अगर देखा जाए तो वो दिमागी तौर पर काफी ज्यादा कमजोर थी। ऐसे में कैमरून सबसे पहले तो उसे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, उसके लिए हर रोज गिफ्ट, चॉकलेट और काफी सारी चीजें उसके लिए लाया करता था। लेकिन जैसे जैसे वो एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आए, टाइम बीतने लगा, तो आखिरकार वो लोग अपनी डेट पर भी जाते हैं। जेनिस अपनी फर्स्ट डेट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो किसी न किसी रोमांटिक जगह पर जाएंगे, किसी अच्छी जगह पर जाएंगे या फिर बीच पर जाएंगे जहां पर वो लोग अपनी फर्स्ट डेट बनाने वाले हैं। लेकिन कैमरून उसे ना तो किसी बीच पर लेकर गया और ना ही किसी रोमांटिक प्लेस पर,
अंदर, जबकि वो उसे एक सुनसान जंगल में लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद जेनिस कुछ समझ नहीं पाई कि यार किस तरह का ये बंदा है और इसका इंटरेस्ट किस तरह का है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने ये बात सोची कि हो सकता है ये हमारी डेट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता हो। तो वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और वो लोग कुछ ही देर बाद जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ घुसते हैं। वहां पर आते ही कैमरून ने जेनिस से कहा कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे। ये बात सुनते ही जेनिस को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे कुछ समझ भी नहीं आया कि उसके ऐसे बर्ताव पर वो किस तरह का रिएक्ट करे। जेनिस इस बात से इनकार करती है, लेकिन कैमरून था कि अपनी इसी बात पर अड़ा हुआ था और आखिरकार उसने उसके सारे कपड़े उतरवा भी दिए। उसके बाद उसने एक पेड़ से उसे बांध दिया और उसके ऊपर कोड़े बरसाना शुरू किया। जेनिस के हाथ पांव बंधे हुए थे तो वो खुद की हेल्प तो नहीं कर पाई, तो वो चिल्लाने लगती है। लेकिन जेनिस को बाद में पता चला कि ये बंदा उसे जंगल में इसलिए लेकर आया था कि उसकी कोई आवाज ना सुने। और कैमरून काफी देर तक जेनिस के ऊपर कोड़े बरसाने के बाद आखिरकार उसे रिलीज कर देता है और उसके बाद उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद वो उसे बड़े ही अच्छे से उसके कपड़े पहनाता है और उस जंगल से बाहर ले आता है। लेकिन अब जेनिस उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो एक ही बात बोल रही थी कि वो वापस अपने घर जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास की भी काफी ज्यादा कमी थी। तो कैमरून ने उसे समझाना शुरू किया और कहा कि ये मेरा प्यार करने का तरीका था और अगर ये तुम्हें पसंद ना आया हो तो कोई बात नहीं यार, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रोमांस करने का तरीका था और चलो मैं तुम्हें शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। जिसके बाद वो उसे लेकर जाता है, उसे ज्वेलरी वगैरह दिलाता है, नए कपड़े उसने दिलाए और ढेर सारे उसे गिफ्ट लेकर दिए। जेनिस को जैसे ही ये गिफ्ट मिले उसने काफी सारी और शॉपिंग उसे करवाई थी, जिसके बाद उसने काफी सारा प्यार भी उसके ऊपर जताया। तो उसने ये बात सोची कि यार मैं तो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, हो सकता है प्यार करने का ये एक अलग तरीका हो। तो वो कैमरून की बात मान जाती है और वापस अपना सारा का सारा सामान जो कि कैमरून ने उसे दिलाया था उसे लेकर वो अपने घर चली गई। इस घटना के बाद भी जेनिस कैमरून से मिलने के लिए आती रही और काफी बार ऐसा हादसा हुआ जब कैमरून ने उसके साथ यही बर्ताव किया, लेकिन बाद में उसे काफी सारा प्यार किया, काफी सारे तोहफे दिए और जेनिस उन सभी हरकतों को भूल भी जाती जो कि कैमरून ने उसके साथ किए थे। और 1975 आते आते कैमरून जा पहुंचता है जेनिस के घर पर और उनके घर वालों को ये बात कहता है कि मैं जेनिस से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जेनिस के घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आखिरकार उन लोगों ने उनकी शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद भी कैमरून नहीं रुकता और वो जेनिस को प्रताड़ित करता रहा। वो उसे टॉर्चर करता और उसके बाद उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता। वहां पर वो उसे काफी सारी चीजें दिलाता जिसके तौर पर जेनिस खुश हो जाती कि कोई बात नहीं, ये बंदा अपना थोड़ा गुस्सा निकाल लेता है, हो सकता है इसका प्यार करने का तरीका ही कुछ इस तरह का हो, लेकिन इसने उसे काफी सारी चीजें भी तो दिलाई हैं। और कुछ इसी तरह कैमरून उसकी दिमागी कमजोरी का फायदा उठाता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब जेनिस ने कैमरून से ये बात कही कि उसे एक बच्चा चाहिए, वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहती है और जिस तरह का उसका वो बर्ताव है वो उसे अब बंद करना होगा। भले ही कैमरून अगर बाहर जाकर किसी और लड़की के साथ ये सब करता है या फिर बाहर जाकर किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाकर रहता है तो जेनिस को कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। और कैमरून ने इस बात से मना भी नहीं किया और उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन कैमरून ये भी चाहता था कि बाहर जाकर वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक तरीके से किसी लड़की के साथ रिलेशन में रह सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर अपनी हैवानियत नहीं दिखा पाएगा। वो हैवानियत दिखा जरूर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक महिला को किडनैप करके यहाँ पर लाना होगा। तो उसने प्लानिंग बनानी शुरू की और आखिरकार उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके घर के नीचे जो बेसमेंट मौजूद है वो वहां पर एक टॉर्चर रूम बनाएगा। वो अपनी इस प्लानिंग के बारे में जेनिस को भी बताता है और जेनिस ने उस टॉर्चर रूम को बनाने में कैमरून की मदद भी की। वो लोग सबसे पहले बेसमेंट में जाकर उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, वहां पर कोई भी चीज नहीं छोड़ते और उसके बाद कैमरून ने ये देखना शुरू किया कि कहां पर वो किस तरह का टॉर्चर किसी लड़की के साथ कर सकता है। तो उसने अपने तरीके से लगभग 6 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा रूम तैयार कर दिया जहां पर किसी भी लड़की को बड़े ही बुरे तरीके से वो टॉर्चर कर सकता था। और इन सभी कामों में जेनिस ने उसका पूरा साथ दिया क्योंकि आखिरकार अब वो उसके टॉर्चर से बाहर आने वाली थी और उसके टॉर्चर के तौर पर किसी और लड़की को वहां पर आना था। अगर वो उसकी मदद ना करती तो हो सकता है कैमरून पूरी जिंदगी उसी के पीछे पड़ा रहता। अब तक जेनिस प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उनका वो टॉर्चर रूम भी तैयार हो चुका था। तो कैमरून के दिमाग में ये बात आई कि यार ये बिल्कुल अच्छे से मेरा कमरा काम भी कर रहा है या नहीं, इस चीज को जांचने के लिए मुझे एक लड़की चाहिए। और इस टाइम जेनिस के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं। जेनिस
इस टाइम प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। लेकिन कैमरून ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने उन सारी जगहों पर जेनिस को आजमाना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी जैसे कि कैमरून चाहता था। तो वो चेकअप भी हो चुका था और अब उन्हें एक लड़की चाहिए थी। तो जेनिस और कैमरून वापस ऊपर आते हैं और अब वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी लड़की है जिसे हम लोग यहाँ पर लाकर टॉर्चर कर सकते हैं। और इसके तौर पर कैमरून अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता शहर की सड़कों पर, जहाँ पर वो अलग अलग तरह की लड़कियों को सिर्फ देखकर पसंद किया करता था कि कौन सी लड़की मेरे उस टॉर्चर रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन अभी तक कैमरून को ऐसी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई जिसे वो उस टॉर्चर रूम में लाना चाहता हो। लेकिन टाइम अभी भी बीत रहा था और टाइम बीतने के साथ साथ एक दिन ऐसा भी आया जब जेनिस को बच्चा हुआ। उनके परिवार में एक नया मेहमान आ चुका था, लेकिन कैमरून के दिमाग में उस मेहमान से रिलेटेड कोई भी विचार नहीं था, जबकि वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि आखिरकार मेरे को ऐसी कोई लड़की कहां पर मिल सकती है जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और उसे मैं उस टॉर्चर चैम्बर में ले जाकर बंद कर दूं और उसके बाद मेरी सारी की सारी फैंटेसी उसके ऊपर निकाल दूं। और उसके बाद टाइम आया 19 मई 1977 का, जब 20 साल की कोलिन नाम की एक लड़की लिफ्ट लेकर अपने दोस्त के घर पर जाना चाहती थी, क्योंकि उसने ये प्लान बनाया था कि अगले दिन उसके दोस्त का बर्थडे है। तो वो रात को ही 12 बजते ही अपने दोस्त के घर पर जा पहुंचेगी और उसे सरप्राइज कर देगी। उसने अपने दोस्त के घर पर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसने सारा अपना सामान उठा लिया और ले जाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। लेकिन लास्ट टाइम पर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन उसने ये बात ठान ली थी कि वो अपने दोस्त के घर पर तो जाने ही वाली है, आखिरकार वो उसे सरप्राइज करेगी। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो लिफ्ट लेकर अपने दोस्त के घर पर जा पहुंचेगी और इस बात का वेट करने लगी कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, उससे मैं लिफ्ट लूंगी। वहां पर काफी सारी गाड़ियां आती हैं, उसने हाथ भी दिया उन्हें रुकवाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि किसी गाड़ी में तो सिर्फ और सिर्फ कोई अकेला लड़का बैठा है और कोई ऐसी ही गाड़ी है जिसमें काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं, तो कोलिन ने उन्हें मना कर दिया और ये बात कही कि आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो किसी ऐसे लड़के के साथ बैठ जाती है जो कि अननोन है तो वो किसी भी तरीके से उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह 2-3 गाड़ियां निकल जाती हैं और उसके बाद एक और गाड़ी आई जिसमें एक यंग कपल बैठा हुआ था और उनके पास एक छोटा बच्चा भी था। तो कोलिन को ये गाड़ी बिल्कुल सेफ लगी और उनसे पूछा कि क्या आप लोग इस तरह इस जगह पर जा रहे हैं। तो उन दोनों कपल ने भी कहा कि हाँ, हम लोग उसी शहर जा रहे हैं। ये बात सुनकर कोलिन काफी ज्यादा खुश हुई और उसने उस कपल से पूछा कि क्या आप लोग मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे। ये कपल भी बड़े ही हंसी खुशी हाँ भर देता है, जिसके बाद कोलिन उनकी गाड़ी में बैठ गई अपना सारा सामान रखकर और वो सभी निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन अगर असल में मैं आप लोगों को बताऊं तो इस गाड़ी में कोई और नहीं जबकि जेनिस और कैमरून ही थे, जिनके घर पर अभी अभी एक न्यू बोर्न बेबी आया था। और कैमरून तो पहले से ही एक ऐसी लड़की की वेट में था जो कि उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और वो उसे उस टॉर्चर चैम्बर में ले जाकर रख सके। तो कैमरून उस लड़की को रियर व्यू मिरर से लगातार देखता जा रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है कि ये बंदा लगातार मेरी तरफ देख क्यों रहा है और हो ना हो ये गाड़ी मेरे लिए सेफ नहीं है। लेकिन फिर उसने साइड में बैठी जेनिस की तरफ देखा और उसने कहा कि ये इसकी वाइफ है, इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और हो ना हो ये एक बिल्कुल छोटी सी हैप्पी फैमिली है और इन लोगों से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी वो साइड में देखती है जहां पर एक बड़ा सा कार्टून रखा हुआ था और उसके ऊपर एक कपड़ा भी बिछा हुआ था। तो उसके दिमाग में ये बात भी आई कि ये बड़ी सी चीज क्या है और आखिरकार ये गाड़ी मेरे लिए सेफ है या नहीं। और इसी तरह सोचते सोचते वो लोग जा पहुंचते हैं वहीं पर मौजूद एक गैस स्टेशन के पास। कोलिन उस टाइम उस गाड़ी से उतरती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है और जब बाथरूम में वो पहुंचती है वहां पर जब उसने अपना थोड़ा टाइम बिताया तो उसका दिल यही बात बोल रहा था कि तुरंत उसे इस गाड़ी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हैं। एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है, ऊपर से जो वो ड्राइवर है वो गाड़ी में लगे शीशे से लगातार उसे ही देख रहा है। तो हो ना हो ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। लेकिन उसका दिमाग ये बात भी बोल रहा था कि उनके पास एक बच्चा है, एक वाइफ है और एक उसका पति है और ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इन सारी बातों को सोचकर वो वापस जाकर उस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी कुछ एक दूर और जाती है, जिसके बाद कैमरून ने कोलिन से पूछा कि यहीं पास में ही प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें बर्फ को काटकर काफी सारे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए गए हैं। मैं अपनी फैमिली को वो दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग क्या जाकर वहां पर वो प्रदर्शनी देख लें। ये बात वो कोलिन से कहता है और कोलिन भी इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो पहले ही उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठी हुई है, उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर कोलिन खुद जाने के लिए बोल रही थी। तो कोलिन
कोलिन उसे मना नहीं कर पाई और उसने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग चलिए वहां पर, मैं भी वहां पर उस प्रदर्शनी को देख लूंगी। और ये बात बोलकर कैमरून अपनी गाड़ी उस प्रदर्शनी की तरफ ले लेता है। लेकिन आधे घंटे तक गाड़ी चलने के बाद कैमरून ने एक जगह गाड़ी रोक दी और कोलिन को पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी भी तरह की कोई प्रदर्शनी है ही नहीं। तो उसने कैमरून से पूछा और कैमरून ने कहा कि सारी प्रदर्शनी तुम्हें दिख जाएंगी, जरा आराम से बैठी रहो। और ये बात बोलकर कैमरून और जैनिस गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। कोलिन कुछ समझ नहीं पाई और इतनी ही देर में जैनिस ने उस कार्टून से कपड़ा हटाया जो कि पीछे कोलिन के पास ही रखा हुआ था। दरअसल ये कोई कार्टून नहीं जबकि एक लकड़ी का बक्सा था और ये बड़ी ही अजीबोगरीब शेप से कटा हुआ था जिसके अंदर एक छोटा सा होल था। तो कैमरून ने कोलिन की तरफ एक चाकू दिखाया और उसे ये बात कही कि वो अपना सिर इस बक्से में डाल दे। कोलिन अब तक ये बात समझ चुकी थी कि अब तक जिस चीज से वो घबरा रही थी वो झूठ नहीं जबकि सच है, यानी कि वो अब इनके चंगुल में फंस चुकी है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि असल में ये बंदे कौन हैं और ये उससे क्या चाहते हैं। लेकिन कैमरून के हाथ में चाकू था और वो कोलिन को किसी भी टाइम वो मार सकता था। तो उसने ये बात कही कि कोई बात नहीं, आप लोग मुझे नुकसान मत पहुंचाइए, आप जिस भी तरह से जो कुछ भी बोलेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। तो कैमरून ने वो बक्सा खोला और कोलिन का सिर उसके अंदर डाल दिया, जिसके बाद उसे बंद कर दिया और उसके ऊपर लगे बटन से उसे लॉक कर दिया। सिर में वो बक्सा फंस जाने के बाद कोलिन को पता चलता है कि ये काफी ज्यादा भारी है क्योंकि उसका वजन लगभग 9 से 10 किलो का था। अब कोलिन जैनिस और कैमरून के पूरे तरीके से कब्जे में आ चुकी थी। तो उन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में लेटाया और आ पहुंचे वापस अपने घर पर। उसे सीधा का सीधा वो लोग अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उसके फेस को फ्री कर देते हैं, जिसके बाद वो देखती है कि वो एक ऐसे कमरे में आ चुकी है जो कि चारों तरफ से बिल्कुल बंद है और उसे इस बात का भी अंदाजा हो चुका था कि अब वो कहीं और नहीं जबकि किसी बेसमेंट में है। यहाँ पर चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं और ऊपर से कैमरून ने भी उसे ये बात बोल दी थी कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चिल्लाओगी तो बाहर कोई तुम्हारी आवाज सुने ना सुने हम लोग तुम्हारी आवाज से परेशान जरूर हो जाएंगे और अगर हम परेशान होते हैं तो हम लोग तुम्हें चुप जरूर करवा देंगे और वो भी हमारे अलग तरीके से, जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। क्योंकि कैमरून ने कोलिन से ये बात कह दी थी कि अगर वो ज्यादा चिल्लाती है तो वो उसकी जीभ काट देगा। कोलिन ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन ये बात मुझे प्लीज बता दो कि तुम लोग मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों लाए हो और तुम हमसे क्या चाहते हो। तो कैमरून ने कहा कि बहुत जल्द तुम्हें सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारा टाइम हो चुका है आराम करने का। तो कोलिन ने देखा कि यहाँ पर तो कोई बेड है ही नहीं। तो कैमरून ने कहा कि इधर उधर देखने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल ताबूत जैसा, इसके अंदर तुम्हें लेटना है। तो कोलिन ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर लेट जाऊंगी, लेकिन कैमरून ने कहा कि तुम्हें इसके ऊपर नहीं जबकि इसके अंदर लेटना है। उसको उसके अंदर लेटाकर उन लोगों ने उसे ऊपर से बंद कर दिया। कोलिन को अंदर बंद करते ही कोलिन का दम घुटने लगा, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि कैमरून ने पहले ही उसे ये धमकी दे दी थी अगर वो चिल्लाती है तो वो उसकी जीभ उसके मुंह से अलग कर देगा। वो अंदर लेटी लेटी इसी बारे में सोच रही थी कि आखिरकार उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि ये कपल इस तरह से उसे यहाँ पर ले आया है और उसके साथ इतने ज्यादा बुरे सुलूक कर रहा है। तो कोलिन चिल्लाती तो नहीं है, लेकिन वो बार बार में उस कपल से ये बात जरूर पूछती है कि आखिरकार मेरी ऐसी क्या गलती है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और मेरा कुछ ऐसा हाल कर रखा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे वापस यहाँ से जाने दो। लेकिन वो कपल उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर बंद करके छोड़ देता है। कुछ एक देर बाद ही वो दोनों कपल वहां पर वापस आते हैं और उस लड़की को बाहर निकालकर उसे खाना वगैरह देने के बाद उसे ये बात बोलते हैं कि वो अपने सारे के सारे कपड़े निकाल दे। उस लड़की ने इस बात से इनकार किया तो कैमरून ने अब की बार और भी ज्यादा एक बड़ा चाकू निकाल लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाऊंगा, जो कुछ भी मैं बात बोलूं उसे तुम जल्द से जल्द कर दिया करो। तो कोलिन ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और उसके कपड़े निकालने के बाद कैमरून ने उसके दोनों हाथों को बांधा और एक ऊंची सी जगह पर रस्सी के साथ लटका दिया। वो अब अपने दोनों हाथों को ऊपर किए हुए दीवार के सहारे लटकी हुई थी। तो कैमरून ने अपना अत्याचार उसके ऊपर करना शुरू किया। सबसे पहले वो हंटर लेता है और उसके ऊपर काफी सारे वार करता है। कोलिन कुछ समझ नहीं पाई और वो लगातार चीखते चिल्लाते हुए एक ही बात बोल रही थी कि मेरी क्या गलती है जो तुम यहाँ पर मुझे ले आए, अगर मुझसे भूल चूक में अगर कोई गलती हुई भी है तो मैं तुम लोगों से माफी चाहती हूँ और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन ना तो कैमरून इस बात का जवाब देता है और ना ही जैनिस। वो लोग उसे खाना देते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और यहाँ पर आने के बाद उसे कपड़े तो कभी पहनने दिए ही नहीं, जिसके बाद वो उसे 22 से 23 घंटों के लिए उस ताबूत में बंद कर दिया करते। उसे उस ताबूत के अंदर काफी ज्यादा घुटन महसूस होती, वो अच्छे से सांस नहीं ले
ले पाती, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। 3 से 4 महीने तक यही बात चलती है कि उसे बाहर निकाला जाता है, उसे खाना वगैरह दिया जाता है, जिसके बाद उसे टॉर्चर करने के बाद वापस उसी ताबूत में बंद कर दिया गया। 3 से 4 महीने लगातार इसी तरह चलने के बाद आखिरकार नवंबर 1977 में उसे थोड़ी आजादी दी गई और आजादी के नाम पर भी कोलिन को उस ताबूत से बाहर निकाला जाता और उससे घर की साफ सफाई करवाई जाती, जिसके बाद उसे खाना देकर उसे टॉर्चर करके वो लोग वापस उसी ताबूत में उसे बंद कर दिया करते थे। और उसके बाद टाइम आया 25 जनवरी 1978 का, जब कैमरून ने कोलिन को पूरी डिटेल से बातें बताई कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है और वो लोग उससे क्या चाहते हैं। उसने बताया कि वो एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी का मेंबर है जिसे काफी ज्यादा पावरफुल लोग चलाते हैं, जैसे कि पुलिस हुए, जज हुए या फिर नेताओं को ही क्यों न ले लिया जाए। वो लोग अपने मनोरंजन के लिए इस तरह लड़कियों को किडनैप करवाते हैं और उसके बाद लगातार 24 घंटे उन लड़कियों के ऊपर नजर रखते हैं। उन लोगों के पास ऐसी उच्च तकनीक के काफी सारे उपकरण हैं जिनसे वो लोग उन लड़कियों को 2400 घंटे देख सकते हैं और उन लड़कियों को तो पता ही नहीं चलता कि वह उपकरण उनके आसपास कहां पर मौजूद हैं। और कल को अगर किडनैप की गई लड़कियां भाग भी जाती हैं तो उन सभी उपकरणों से वो लोग पता लगा लेंगे कि आखिरकार वो लड़की अब कहां पर है। और जब वो लोग किसी लड़की को उठाते हैं, किडनैप करवाते हैं, तो उसी टाइम से उन लोगों को उस लड़की के परिवार के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। और अगर लड़की भाग भी जाए तो उस लड़की को भी मार दिया जाएगा आखिर में, और उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे में अगर वो लड़की चाहती है कि वो जिंदा रहे, उसके परिवार वाले जिंदा रहें, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। तो कैमरून ने उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा और उस पे कहा कि यहाँ पर साइन कर दो कि तुम इस चीज के लिए तैयार हो, और अगर तुम यहाँ पर साइन करने से मना करती हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन सब का भी सफाया कर दिया जाएगा। तो कोलिन ने कहा कि ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कुछ तुम कहोगे मैं बिल्कुल वही करने के लिए तैयार हूँ। तो एक जगह कोलिन ने साइन किए, दूसरी जगह उस कंपनी के एजेंट के तौर पर कैमरून ने साइन किए, और इन दोनों के बीच गवाह के रूप में जेनिस ने भी अपने साइन दिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद कैमरून ने उसे सेक्सुअली भी असोल्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक वो लोग सिर्फ उसे टॉर्चर करते थे, अपना घर का नॉर्मली काम करवाते थे, जिसके बाद उसे वापस उसी ताबूत में बंद करने के बाद अगली सुबह फिर से वही रूटीन चलता था। लेकिन अब एक जो नई चीज जुड़ गई थी कोलिन की लाइफ में, वो ये था कि कैमरून अब उसे सेक्सुअली असोल्ट करने लगा था। और अब कैमरून ने जेनिस से ये बात कही कि वो अपना घर बदलना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उन लोगों ने एक और जगह पर अपना घर बनाया और वहां पर एक वाटर बेड मौजूद था। कोलिन को भी लगा कि शायद ये लोग अपना घर चेंज कर ही रहे हैं, तो मुझे इस ताबूत से निकालकर वाटर बेड पर रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो वाटर बेड जेनिस और कैमरून के लिए था, और जो कोलिन के लिए था वो बिल्कुल वही ताबूत था जो कि उस बेड के नीचे वो लोग रखने वाले थे। अब कैमरून कोलिन के कामों से काफी ज्यादा खुश था, तो उसने ये बात उससे कही कि कंपनी तुम्हारे कामों से काफी ज्यादा खुश है, तुम बाहर किसी से फालतू बातें नहीं करती और सिर्फ वही काम कर रही हो जो कि कंपनी ने तुम्हें कहे हैं। तो इस बात से खुश होकर कंपनी तुम्हें इस बात की आजादी देती है कि तुम बाहर जाकर किसी और से भी बातें कर सकती हो, लेकिन इस बारे में बिल्कुल याद रखना कि कंपनी तुम्हारे ऊपर हर टाइम नजर बनाए हुए है, और अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो, इस बारे में किसी को जाकर बताती हो, तो कंपनी को सीधा पता चल जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कोई गोली आकर सीधा तुम्हारे सिर में होल कर दे, और उसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली भी निपट जाए। तो कोलिन बाहर जाकर उनके पड़ोसियों से मिलती है, बातें करती है, लेकिन उसने इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं कि वो बाहर जाकर कोई ऐसा काम करेगी जिससे वो कंपनी नाराज होगी और उसके बाद उसके साथ साथ उसके परिवार को भी खत्म कर देगी। ये सारी चीजें बिल्कुल मजे से चल रही थी। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब कैमरून ने कोलिन से कहा कि अब की बार फिर से कंपनी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश है कि तुम बाहर मौजूद अपने पड़ोसियों से भी काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन बनाए हुए हो, तो कंपनी ये बात बोलना चाहती है कि तुम अपने घर पर बात कर सकती हो। ये बात बिल्कुल अजीब थी और जेनिस को भी समझ नहीं आई कि आखिरकार कैमरून ये सब क्यों कर रहा है। और कैमरून ने कोलिन के घर पर फोन करके उसकी जब बात करवाई तो सबसे पहले फोन कोलिन की बहन ने उठाया, और जब उसने पहली बार अपनी बहन की आवाज इतने सालों बाद सुनी, क्योंकि ये कॉल 1980 में करवाया गया था और वो 1977 में ही गायब हो चुकी थी, तो 3 साल बाद अपने बहन की आवाज सुनकर कोलिन की बहन ये समझ ही नहीं पाई कि वो आखिरकार किस तरह का रिएक्शन दे। लेकिन उसने ये बात कोलिन से पूछने
उसने शुरू कर दी कि आखिरकार वो कैसी है, इतने दिनों तक वो कहाँ पर थी और उसने अपने घर वालों को इस तरह अचानक क्यों छोड़ दिया। तो उस टाइम कोलिन ने इतना ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस अपनी बहन को यही बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और घर वालों को बोल दे कि वो ज्यादा परेशान ना हो। वो कुछ एक देर तक और भी बातें करते हैं, लेकिन उसकी बहन जब तक उसका पता पूछ पाती, कोलिन ने फोन काट दिया था। कोलिन अपने घर पर बातें करके काफी ज्यादा खुश थी और ये बात देखकर कि जिस तरह से अच्छा बर्ताव वो कर रही है, कंपनी भी उसके ऊपर काफी सारी रियायत कर रही है, तो वो उस कंपनी के रूल और भी ज्यादा अच्छे से फॉलो करने लगती है। और 3 महीने बाद ही इस घटना के कैमरून कोलिन से कहता है कि तुम और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो, जिसके चलते कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि तुम अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने के लिए जा सकती हो। ये बात सुनकर कोलिन और ज्यादा खुश हुई, लेकिन कैमरून ने ये बात भी कही कि भूलना बिल्कुल भी मत, तुम्हारे ऊपर कंपनी की 2400 घंटे नजर रहेगी और वैसे भी अगर तुम चाहो तो तुम 24 घंटे के लिए अपने परिवार के साथ रह सकती हो। कैमरून ये बात बोलकर कोलिन को उसके परिवार से मिलवाने के लिए उसके घर पर लेकर गया और वहां पर जाने के बाद कोलिन अपने परिवार से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई। उसके परिवार वाले भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार हमारी बेटी जो भी हो, जिस भी हालत में हो, कम से कम जिंदा तो है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ये बात सोच ली थी कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे पुलिस स्टेशनों में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, काफी सारे रिसर्च अभियान चले थे, लेकिन आखिरकार जब वो नहीं मिली तो उन लोगों ने यही बात सोची कि शायद वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो कैमरून ने बताया कि कोलिन ने उसके साथ शादी कर ली है, अब वो दोनों पति पत्नी हैं और एक साथ ही रहते हैं। कोलिन अपनी माँ से मिलती है, अपने पिता से मिलती है, अपने भाई बहनों सबके साथ वो अच्छा टाइम बिताती है और उसके घर वाले भी ये बात पूछते हैं कि जिस लड़के के साथ तुम रहती हो, जिसके साथ तुमने शादी कर ली, कोई बात नहीं, तुमने शादी कर ली अच्छी बात है, लेकिन क्या ये तुम्हें खुश रखता है? ये सारी बातें वो कोलिन से पूछ रहे थे, लेकिन कोलिन ने एक ही बात कही कि हाँ, वो उसके साथ खुश है। तो आखिरकार कोलिन के घर वालों ने कोलिन और कैमरून की एक फोटो भी ली, जिसमें वो दोनों पास में खड़े हुए थे और उन लोगों ने कहा कि कम से कम हमारे पास हमारे फैमिली मेंबर्स की फोटो तो होनी चाहिए, जिसके तौर पर उन लोगों ने उस टाइम वो फोटो खींची और उस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि कोलिन काफी ज्यादा स्माइल कर रही है, लेकिन असल में उनके घर वालों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये जो लड़की स्माइल कर रही है ये उसकी असली स्माइल नहीं है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। कैमरून कोलिन को उनके घर वालों से मिलवाकर वापस ले आता है, लेकिन वापस लाते ही पता नहीं कैमरून के दिमाग में क्या आई कि वो काफी ज्यादा चिंता में पड़ गया और उसने कोलिन को वापस उसी ताबूत में डाल दिया, क्योंकि शायद वो काफी ज्यादा घबरा गया था कि वो लोग उनके घर पर थे और हो सकता है गलती से भी कोलिन अपने घर वालों को इस बारे में बता देती तो उसका क्या हाल होता। और यही बात सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा गया, जिसके बाद उसने वापस उसे उसी ताबूत में डाल दिया और वही प्रोसेस शुरू हो गया कि 22 से 23 घंटे वो उसे उस ताबूत में रखता, जिसके बाद उसे 1-1.5 घंटे के लिए बाहर निकालता ताकि वो खाना पीना खा सके और उसे कैमरून थोड़ा टॉर्चर कर पाए। लेकिन 3 साल तक उसे उस ताबूत में रखने के बाद 1983 में फिर से उसे ये बात लगती है कि इस लड़की को थोड़ी आजादी देनी चाहिए, जिसके बाद वो उसे बाहर निकालता है और इसे ये बात कहता है कि अब अगर तुम चाहो तो बाहर जाकर जॉब भी कर सकती हो। कोलिन इस बात के लिए तैयार हो गई और आखिरकार कैमरून ने उसे एक जॉब भी दिलवाई, जहां पर उसे सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना था और वो वहां पर जाकर काम करने भी लगती है। वो उस जॉब से जितना भी पैसा कमाया करती थी वो सारा का सारा लाकर कैमरून को दे देती, जिसके बाद उसके टॉर्चर को सहन करती। खाना पीना खाने के बाद कैमरून वापस उसे उस ताबूत में डाल देता और अगली सुबह जैसे ही होती तो वो उसे बाहर निकालकर खाना वगैरह खिलाने के बाद नौकरी पर वापस भेज देता। नौकरी करके जब वो वापस आती तो फिर से वो उसे टॉर्चर करता, खाना वगैरह देता और उसे सेक्सुअली असोल्ट करता, जिसके बाद सारा कुछ काम हो जाने के बाद उसे वापस उसी ताबूत में डाल देता। नॉर्मल तौर पर हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि इतनी बुरी अगर उसकी जिंदगी चल रही थी तो आखिरकार वो वहां से भाग क्यों नहीं गई, लेकिन इसका मेन कारण ये था कि वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसका दिमाग अब अच्छे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 22 से 23 घंटे एक ताबूत में बिताया करती थी, जिसके कारण उसकी डिसीजन पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उसे एक ही बात के बारे में पता था कि अगर वो गलत कदम उठा लेती है तो उसकी जान तो जाएगी ही जाएगी, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी मारे जाएंगे। लेकिन इसी टाइम दूसरी तरफ कैमरून के दिमाग में ये बात आ रही थी कि एक तो मेरी बिल्कुल स्लेव तैयार हो चुकी है, जो कुछ भी मैं कहूंगा इसे वही कुछ ये करेगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक नहीं जबकि ऐसी ऐसी काफी सारी चाहिए। तो उसने अपने घर के पीछे अब एक नया बेसमेंट बनाना शुरू कर दिया और उसने ये बात सोची थी कि
ये तो सिर्फ एक है और मैं अब की बार काफी सारी रखूंगा। और वो इसी बात की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो 7-8 साल इस बात को बीत चुके थे और कैमरून कोलिन के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था। और वो अक्सर जेनिस से इस बारे में बात किया करता था कि वो कोलिन के साथ शादी करना चाहता है, वो उसकी दूसरी वाइफ होगी। जेनिस ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, लेकिन कैमरून वही काम करना चाहता था जो कि उसके दिमाग में आती, तो उसने ये फाइनल डिसीजन उसे सुना दिया कि वो उसकी सेकंड वाइफ बनने वाली है। और जेनिस को जब ये बात लगने लगी कि ये बंदा तो उसके साथ शादी करके ही मानेगा, तो एक टाइम ऐसा आया जब कैमरून घर से बाहर गया हुआ था और कोलिन अपनी नौकरी की छुट्टी करके वापस घर पर आई, तो जेनिस ने कोलिन को वो सारी की सारी बातें बता दी जो कि उसे पता होनी चाहिए थी। जैसे कि कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई भी मशीनें नहीं जो कि तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रख पाएं। और वो सारी बातें कोलिन को बताई जो कि कैमरून कोलिन को बताकर डराया करता था। कोलिन को जब ये बातें पता चली तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि यार, जिस बंदे की तू बातें सुन रही थी इतने दिनों से और उसका टॉर्चर सहन कर रही थी, असल में ऐसी कोई चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो कोलिन ने जेनिस का धन्यवाद किया कि तुमने भले ही लेट बताया हो, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। और ये बात बोलकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसने कैमरून के पास कॉल किया और उसे सारी बातें बताई कि जिस तरह के बातों में वो उसे उलझाए हुए था, कंपनी ऐसे है, इस तरह का वो काम कर सकती है, उन सभी बातों के बारे में उसे पता चल चुका है और अब वो वापस अपने घर पर जा रही है। तो दूसरी तरफ कैमरून फोन पर रोने लगता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। कोलिन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दंग रह गई कि किस तरह का वो बंदा है जो कि पिछले 7 सालों से 8 सालों से लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था, और आज जब उसे असल सच्चाई पता चली है और वापस अपने घर पर जा रही है तो वो ये बात कह रहा है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। और ये सारी बात बोलकर कोलिन वापस अपने घर पर चली जाती है। जेनिस भी चुप नहीं बैठती, जबकि वो एक पादरी के पास जाती है और उसके पास जाकर उसने कन्फेस किया कि इस तरह का वो लोग काम कर चुके हैं और पूरी डिटेल में वो कहानी बताई कि आज तक उन लोगों ने कोलिन के साथ क्या कुछ किया है। तो पादरी ने जेनिस से कहा कि ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे, जबकि तुम्हें तो ये सारी की सारी बातें पुलिस को बतानी चाहिए और तुम मत बताओ, मैं ही जाकर बता देता हूँ। और वो पादरी पुलिस के पास जाकर उस सारी घटना के बारे में पुलिस को बताता है। पुलिस पादरी की बातों को सुनकर कैमरून के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जेनिस से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने इन सब बातों के लिए हाँ भरी कि जेनिस और कैमरून दोनों इस चीज में शामिल थे। दूसरी तरफ अब तक कोलिन भी पुलिस में आ चुकी थी और उसने जब ये रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसे पता चला कि पुलिस को इस बारे में पहले ही पता है और उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरून ने ये बात कही कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो जेनिस ने कहा कि जनाब, आप लोग मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं? चलिए मैं आप लोगों को पूरा सबूत दिखाती हूँ। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो टॉर्चर चैम्बर था। कोलिन को हर रोज टॉर्चर किया जाता था, साथ में ही वो सारी की सारी बेड़ियां, वो ताबूत और वो सारे इक्विपमेंट दिखाए जाते हैं जिससे उसे हर रोज प्रताड़ित किया जाता था। तो ये सारा केस समझने के बाद इस केस को कोर्ट में पहुंचाया गया और वहां पर जब जज ने ये केस पढ़ा तो कैमरून को 105 साल की सजा सुनाई। कैमरून 2020 तक जेल में ही था और उसके बाद कोरोना आ गया, जिसके बाद पुलिस ने ये डिसाइड किया कि हमें जेल में मौजूद कैदियों की संख्या को थोड़ा घटा देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है यहाँ पर भी काफी सारे लोग अपनी जान गंवा दें। और इसी में रिहा होने वाले लोगों में एक अर्जी कैमरून की भी थी। लेकिन जब इस बात पर डिस्कस किया जा रहा था कि किस बंदे को छोड़ना है किसको नहीं, ये केस उस टीम के पास पहुंचता है तो उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया कि इस बंदे को तो बाहर भेजना ही नहीं चाहिए। और आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो कैमरून जेल में ही है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट AWM को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।